डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। डियर फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल विद द सिंपल एंड द जनरल एग्जांपल। देन हम ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं जिसकी मदद से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिफरेंस देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले एटम को समझ लेते हैं कि एटम होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, चले हम इसी जो वाल है, दीवार है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो वाल है या दीवार है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अब अगर हम वाल की बात कर लेते हैं तो वो किस चीज़ से मिलकर बनी है? वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो वाल होगी वो आपके पास मिलकर बनी होगी ब्रिक्स से, राइट। ये देखें, वाल किस चीज़ से मिलकर बनी है? वाल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। अब ब्रिक्स आपस में मिली तो ब्रिक्स के मिलने से वाल बन गई। अब जो ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक्स क्या हैं? ये असल में स्मॉलेस्ट यूनिट हैं। दीवार के वाल के जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं वो क्या है? ब्रिक्स हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक वर्ड लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास एक वर्ड है, जैसा कि 3 मैं अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूँ, DOG। तो डियर स्टूडेंट्स, एक जो वर्ड है, एक वर्ड के अंदर असल में कितने लेटर्स आ रहे हैं? आपके पास 3 लेटर्स आ रहे हैं, DO एंड G। अब एक वर्ड को बनाने के लिए आपके पास जो 3 लेटर्स आ रहे हैं उनमें से हर एक लेटर क्या है? वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। व्हाट इज इट? इट इज अ SU। इसका मतलब क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम वाल की बात कर लेते हैं तो वाल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ब्रिक्स है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो वर्ड आपके पास डॉग है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कितने हैं? 3। इसके स्मॉलेस्ट यूनिट हैं वो आपके पास क्या हैं? लेटर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो सब्सटेंस है या मैटर होता है, एक जो मैटर है, उस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, ये आपके पास सपोज डैट एक मैटर आ गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मैटर का जो सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा, जो सबसे छोटा स्मॉल यूनिट होगा या जो SU होगा, वो क्या कहलाएगा? इट इज़ नोन एज एटम। उसको आप क्या नाम देंगे? उसको आप नाम दे देंगे, एटम का नाम दे देते हैं। व्हाट इज द एटम? तो आप कहेंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द SU ऑफ द मैटर। तो मैटर का जो मादा है, एनी सब्सटेंस जिसको आप छू सकते हैं, जिसका मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आप मैटर का नाम देते हैं। तो वो जो डियर स्टूडेंट्स जो मैटर होगा, उस मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि वॉल के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक था, इस तरह से इस वर्ड के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो क्या था? लेटर था। इसी तरह से जो मैटर होगा, मैटर के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको डियर स्टूडेंट्स आप नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज एटम। उसको क्या नाम दिया जाएगा? एटम का नाम दे देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट वन इज, अगर हम डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है असल में? तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, सपोज दैट सब्सटेंस का या फिर आपके पास जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो क्या था? आपके पास एटम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ ये एक एटम है, दिस वन इज अ सेकंड एटम। जब आपके पास एटम्स कंबाइन हुए, एटम्स के कंबाइन होने से जो चीज़ बन जाएगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको बेटा आप नाम दे देंगे मॉलिक्यूल का। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो क्या था? आपके पास ब्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रिक्स आपस में कंबाइन होंगी तो ब्रिक्स के कंबाइन होने से एक बड़ा यूनिट बन जाएगा जिसको हम क्या नाम दे देंगे? जिसको आपने नाम दे दिया था वॉल का। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर हम बात कर लेते हैं आपसे वर्ड की, तो वर्ड जो होगा वो कैसे बनेगा? जब आपके पास लेटर्स कंबाइन होंगे तो लेटर्स के कंबाइन होने से क्या चीज़ बन जाएगी? आपके पास वर्ड्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, जब दो या दो से डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर देख लें, जो लफ्ज़ है आपके पास डॉग, जो लफ्ज़ डॉग है उसमें 3 तरह के लेटर है, DO एंड G। 3 लेटर्स जो कि डिफरेंट लेटर्स हैं वो कंबाइन हुए तो उन्होंने कंबाइन होकर एक वर्ड बना दिया। अब यहाँ पर देख लें, जो ब्रिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक ही तरह के हैं। तो जब एक ही तरह के ये डिफरेंट टाइप्स के जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे और केमिकली कंबाइंड होंगे। कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली कंबाइंड होंगे तो वो आपके पास क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम एंड द मॉलिक्यूल।
अब हम चलिए जरा इसके पॉइंट्स की तरफ आ जाए। नंबर 1 पॉइंट इज एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं तो एक एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है या मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको क्या नाम देंगे? एटम का। व्हाट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल तब बनेगा जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होंगे तो वो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर कि मॉलिक्यूल तब बनेगा जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे और एटम जो होगा वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा मैटर का या फिर एलिमेंट का। पॉइंट नंबर 2, जो एटम्स होंगे डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। जो एटम होते हैं वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। उसकी रीजन क्या होती है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर लेते हैं एटम की या अगर हम आपसे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस शेप में आपको मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 में आपको बेटा ये मिल जाएगा पीरियोडिक टेबल, तो लाइक दैट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो जो एटम्स होंगे वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन ये होती है कि डियर स्टूडेंट्स, हर इस कायनात के अंदर हर जो पार्टिकल है वो खुद को स्टेबल करना चाहता है। तो एक जो एटम होता है वो भी खुद को स्टेबल करना चाहता है, इसी वजह से वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो अपने जैसे एटम के साथ कंबाइन होता है या फिर डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होकर हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर आ जाएगा, फिर वो जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। एटम फ्रीली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज एटम, अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर क्लोरीन की बात कर लेते हैं। अब क्लोरीन एक एटम है, ठीक है। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरह से, ये देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आखिरी शेल में 8 चाहिए। इधर अगर मैं एक और क्लोरीन का एटम ले लेता हूं तो उसके भी आखिरी शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहिए कितने? 8। तो वो क्या करेंगे? वो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, आपस में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से अब क्लोरीन अकेला एटम नहीं है, बल्कि जब दो क्लोरीन केमिकली कंबाइंड हो गए हैं तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बल्कि अब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर आ गए हैं। जब वो Cl2 की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अब तो दोनों स्टेबल हो गए ना। क्लोरीन का ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6, 7 और 8। अब यहाँ पर इसके भी 8 हो गए। इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसके भी हैं, क्योंकि शेयर किए हैं तो दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। इसका मतलब है Cl2 जब होगा तो वो आपके पास स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप अकेले क्लोरीन की बात करते हैं तो वो आपके पास स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल ना होने की वजह से वो एटम जो होगा वो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अलबत्ता जो मॉलिक्यूल होंगे एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, जैसा कि एग्जाम्पल्स के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन हम O2 लिख लेते हैं, या फिर NaCl की बात कर लेते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी बात कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर देखें, अगर आप सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है, उस नमक को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो देन डियर स्टूडेंट क्या है कि आपको उसके अंदर दो आपको यूनिट, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट दिखाई देंगे। एक होगा सोडियम और दूसरा कौन सा होगा? क्लोरीन का। और वो केमिकली कंबाइंड होंगे और आप उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते। दैट्स इट। यहां पर आ जाए वापस। एटम्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट अ नोबल गैसेस। देखें जरा यहां पर मैंने कहा कि एटम हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। इसी की वजह से वो कभी भी ना तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इज इट क्लियर, ना एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। दोनों की रीजन एक ही है, और वो रीजन क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाह रहा है। इधर अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो बहुत कम रिएक्टिव होंगे। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि मॉलिक्यूल जब बन जाता है, आपके पास जब O2 बन गया है, ऑक्सीजन बन गया है, या फिर Cl2 बन गया है, तो डियर स्टूडेंट इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो अब ये स्टेबल हैं, ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इनकी जो रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी भी कम होती जाती है। नेक्स्ट वन इज, आगे वाला देखिए पॉइंट, एक्सेप्ट इन द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे। अब नोबल गैसेस कहां पर होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो लास्ट वाला मैंने आपको ग्रुप यहां पर बना के दिया है, इस ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेंगी नोबल गैसेस।
अब अगर हम नोबल गैसेस की बात कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, जो नोबल गैसेस होती हैं इसके आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी पूरे होते हैं। तो ऑलरेडी पूरे होने की वजह से, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो पूरे हैं, क्या उसको बांड बनाने की ज़रूरत है? उसको तो बांड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो नोबल गैसेस होंगे डियर स्टूडेंट वो रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि एटम्स आर हाईली रिएक्टिव, एटम बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं एक्सेप्ट स्वाए इन नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम्स होंगे वो बहुत स्पीड से रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद एटम डज नॉट हैव अ केमिकल बॉन्ड। अगर हम एटम की एक बात कर लेते हैं, जैसा कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात कर लेता हूँ हाइड्रोजन की, जो कि बिल्कुल टॉप के ऊपर मौजूद है। अब जो हाइड्रोजन है अकेला मौजूद है, ये एक एटम है। देखें इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। अगर हम इधर बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल की, तो डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल बनेगा ही तब जब क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनेगा यानी कि जब हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा फिर मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि जब एटम्स मिलेंगे तो एटम्स के मिलने से क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसी तरह से जब सोडियम होगा वो क्लोरीन के साथ बनाएगा तो वो क्या बना देगा? एक मॉलिक्यूल बना देगा। सो एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय अ केमिकल बॉन्ड। तो जो एटम्स होंगे ये अगर एक कंसीडर इट इज अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ये क्या है? मॉलिक्यूल की निशानी क्या होगी कि इसके अंदर हमेशा केमिकल बॉन्ड होंगे और एटम्स में आपको किसी भी किस्म का बॉन्ड जो होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड अ मॉलिक्यूल।